हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। मैं परिधि जैन एक पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 1 ऑफिसर पोस्टेड हूँ। आज मैं आप सभी के साथ उस वीडियो में शेयर करूँगी मेरा स्कोर कार्ड होगा आरआरबी क्लर्क प्री का, और उसमें मैं कैसे फ़ेल हुई, क्या मैंने मिस्टेक्स की, क्यों मैं उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, ये मैं आपको बताऊँगी। और साथ ही मैंने कैसे उसको इम्प्रूव करके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम थी IBPS क्लर्क प्री वो क्लियर किया। ये पूरी मेरी जो जर्नी थी फेलियर से लेकर IBPS क्लर्क क्लियर करने तक की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही अपने स्कोर कार्ड्स भी शेयर करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे मैंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जिससे मेरा IBPS क्लर्क का प्री अच्छा हुआ। इस स्कोर कार्ड में मेरा जो रीजनिंग में स्कोर था वो था 35 आउट ऑफ 40, जो बहुत ही अच्छा स्कोर था, जबकि कट ऑफ सिर्फ 12.75 था सेक्शनल। और साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरा स्कोर था 24.25 आउट ऑफ 40, और इसका जो सेक्शनल कट ऑफ था वो था 10.75। अब जो मेरे टोटल मार्क्स आए थे वो आप देख सकते हैं 59.25, लेकिन कट ऑफ क्या गई थी उस टाइम 60.50, और मैंने 1.25 मार्क्स से अपना जो प्रीलिम्स था वो मिस कर दिया। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने इस एग्ज़ाम का, जो इतनी इजी एग्ज़ाम मानी जाती है, आरआरबी क्लर्क का प्री मिस कर दिया। और इसके पहले मैंने SBI PO, आरआरबी PO दोनों के प्रीलिम्स निकाले थे, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो इस एग्ज़ाम का प्री तक नहीं निकला, जबकि मुझे लगा था कि ये बाकी एग्ज़ाम से कंपैरेटिवली ईजी होगा। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी मिस्टेक जो है वो इसमें तो इंग्लिश आता ही नहीं है, इसमें सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत ही कम स्कोर किया है। मैंने एनालिसिस किया कि क्या कारण हो सकते हैं, और मुझे समझ आया कि जो मेरा सबसे वीक पोर्शन था अरिथमेटिक, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया एग्ज़ाम में और बहुत टाइम लगा दिया, और इसीलिए मेरा जो इसमें ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है इस एग्ज़ाम में, तो उसी कारण से स्कोर इतना कम हो पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि जब मेरा क्वांट वीक है तो मैं स्टार्टिंग से इसे फिर से स्टार्ट करती हूँ, और मैंने उस वक्त ये फॉलो किया कि पहले मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ती थी, लेकिन उसके बाद मैंने प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने रियलाइज़ किया कि जब अगर ऐसा भी हो सकता था कि इसका मैं प्री निकाल देती तो मेरा मेंस नहीं निकलता, तो मैंने दोनों की तैयारी साथ में स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्री का, मैंने उसके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए। सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया। उसके मैंने जितने फ्री अवेलेबल वीडियोज़ थे यूट्यूब पर वो बहुत सारे देखे, और वो सारे वीडियोज़ देखने के बाद मैंने फिर मैं उस टाइम ऑलरेडी कोचिंग जाती थी तो इनका मटेरियल लिया और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। ऐसे करते करते मैंने पहले 2 से 3 दिन सिंप्लीफिकेशन के अच्छे से किया, फिर 2 से 3 दिन नंबर सीरीज़ किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, और उसके बाद जब ये तीनों टॉपिक मेरे अच्छे से हो गए तो उसके बाद मैं डेली इनके 20 से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगी। फिर मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन उठाया, और DI ऑलरेडी बनता तो था एग्ज़ाम में मेरा, लेकिन मैंने उसके कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं किए थे। तो मैंने क्या किया, DI में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, बहुत अलग अलग टाइप के DI आते हैं, तो मैंने एक एक पैटर्न का DI लिया। उसके कंसेप्ट्स पहले जितने भी फ्री वीडियोस होते हैं उनसे देख के क्लियर किए, और उसके बाद मैंने कोई भी मटेरियल लेके उनका जो टॉपिक है उसकी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। ऐसे 2 से 3 दिन मैंने ये प्रोसीजर फॉलो की, और जितने भी पैटर्न के DI आते थे उन सब के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और उसके बाद डेली में 4 से 5 DI रोज़ करने की कोशिश करती थी ताकि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कम ना हो। उसके बाद जब ये मैं कर रही थी तो जैसे प्रिपरेशन तो ऑलरेडी करी हुई थी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दे दिए थे, मॉक टेस्ट, लेकिन मैं उतना नहीं देती थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जब स्पीड की दिक्कत आई है एग्ज़ाम में तो मैं मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे से देती हूँ, और मैं ऑल्टरनेटिव डेज मॉक टेस्ट देने लगी। मॉक टेस्ट मैं ऐसे देती थी कि जैसे आज मैंने मॉक टेस्ट दिया तो नेक्स्ट डे मैं उसका एनालिसिस करती थी, फिर उसके बाद अगले दिन फिर मॉक टेस्ट देती थी। तो उस वक्त मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते थे मार्केट में, फिर भी मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए थे। और अभी जब मैंने रिसेंटली RBI असिस्टेंट दिया था तो उसमें मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉलो किए थे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि वो अफोर्डेबल थे और उसमें एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑलरेडी था, तो मैंने वो देखा और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है। और उसके बाद फिर मैंने RBI असिस्टेंट के लिए उसे परचेज़ किया था, क्योंकि जब
मैं प्रिपरेशन करती थी तब प्रैक्टिस मॉक अवेलेबल नहीं था। तो इसके लिए आप सबसे पहले अगर इसकी वेबसाइट देखें तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट भी है और IBPS क्लर्क भी है, अलग अलग। तो अभी देखते हैं, हम ऑफिस असिस्टेंट का एक बार ओपन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये जो इंटरफेस है इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जाकर एक बार देख सकते हैं कि ये टेस्ट कैसा है, इसकी कैसी क्वालिटी है, कैसे क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी है, इंग्लिश या हिंदी जो भी हम चूज़ करें। ओल्ड और न्यू इंटरफेस है। तो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं कि इसमें कैसा टेस्ट है। देखिए इस तरीके से इसका इंटरफेस रहता है। यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस देंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम रैंडमली कोई क्वेश्चंस पे मार्क कर देती हूँ मैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर उसका सॉल्यूशन का एनालिसिस कैसे आता है। ये मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया ये टेस्ट को, और उसके बाद हम यहाँ पर इसका एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एनालिटिक्स आता है, आपका स्कोर कितना है, आपकी रैंक कितनी है, कितना परसेंटाइल है, कितनी एक्यूरेसी है। उसके बाद पूरा ओवरव्यू आएगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपने कितना टाइम लगाया, एवरेज स्टूडेंट्स ने कितना टाइम लगाया और टॉपर्स ने कितना टाइम लगाया। उसके बाद एक्यूरेसी भी आपकी भी बताएंगे, एवरेज स्टूडेंट्स की भी और टॉपर की भी। ऐसे हर तरीके से इसका जो एनालिसिस है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कंपैरेटिवली बाकी मॉक टेस्ट के, क्योंकि इसमें हर चीज़ आती है। जैसे आप स्ट्रेंथ वीकनेस, अभी तो मैंने जैसे कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किए। स्ट्रेंथ वीकनेस में आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी आपकी वीकनेस है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कंपैरिजन आ जाएगा आपके मार्क्स का बाकी सबके मार्क्स का, इस तरीके से कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, बाकी जो दे रहे हैं वो कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर ये परसेंटाइल भी आ जाएंगे, परसेंटाइल वर्सेस आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो इस तरीके से इसका जो एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो सॉल्यूशंस है वो भी यहाँ पर दिए हुए रहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, अब यहाँ पर इसका ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये वाला एक बार चेक कर सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि अच्छे से सारा एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब चलिए हम वापस से चलते हैं, मैंने और अच्छे से प्रिपरेशन की थी उसकी तरफ। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव की वो था अरिथमेटिक, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे डिफरेंशिएट कर रही थी उन कैंडिडेट से जो ऑलरेडी प्री या मेंस या पूरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पा रहे थे। क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यही मेरी वीकनेस है। मैं करके तो जाती थी लेकिन प्रैक्टिस उतना नहीं कर पाती थी, और उसी प्रैक्टिस ना करने के कारण जो क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड या 1 मिनट में होता था उसे मैं 3 से 4 मिनट लगा देती थी, और वहीं मैं पीछे रह जाती थी। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की अरिथमेटिक की, स्टार्ट किया मैंने परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, एवरेज, इनके क्वेश्चन मैंने लिए। इनके पहले बेसिक कंसेप्ट्स मैंने फिर से वीडियोस देख के क्लियर किए। उसके बाद इनके मैंने बल्क में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, और ऐसे करते करते मैंने 1 बाय 1 फिर प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, फिर सिंपल इंटरेस्ट उठाया, देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ऐसे करते करते मैंने थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़े, लेकिन मैं सारा कवर नहीं कर पाई, और उससे पहले IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम आ गया। अब फिर भी मैंने पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया था क्वांट में, और बाकी जो रीजनिंग और इंग्लिश था वो मेरा अच्छा था, उसमें मैं इतना मेहनत नहीं भी करती थी, तो वो मेरा अच्छा हो चुका था। तो सिर्फ मॉक टेस्ट से उसकी प्रैक्टिस हो जाती थी। फोकस मैंने सिर्फ क्वांट पे किया। जब IBPS क्लर्क प्रीलिम्स मैंने दिया तो उसका स्कोर कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा। इस स्कोर कार्ड में आप देखिएगा इंग्लिश में मेरे 20.75 थे आउट ऑफ 30। ऐसे तो ये कम मार्क्स है क्योंकि इंग्लिश में आप 25 तक इजीली स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में मेरे थे 31.25 आउट ऑफ 35, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में थे 24 आउट ऑफ 35। न्यूमेरिकल एबिलिटी में मार्क्स तो अब भी कम थे, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस RRB क्लर्क से कि उससे तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। और यहीं पर सेक्शनल तो मैंने तीनों का क्लियर किया, और ओवरऑल मेरे मार्क्स हुए 76, और कट ऑफ थी 74.25, और ये मैंने 1.75 मार्क्स से पास कर लिया ये वाला एग्ज़ाम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी मैंने प्रैक्टिस की न्यूमेरिकल एबिलिटी में, उसके कारण थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे हुआ, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही मैंने इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैंने फिर से अपनी जो
वो प्रैक्टिस थी वो कंटिन्यू करी। अरिथमेटिक के पहले मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चन करे, उसके बाद लेवल 1 के, देन लेवल 2, ऐसे धीरे धीरे करके मैंने मॉडरेट से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू की, क्योंकि मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर होना था। प्री तो मैं ऑलरेडी दे चुकी थी। तो ऐसे करते करते मैंने अपना जो क्वांट है वो धीरे धीरे इम्प्रूव किया। तो इससे आपको ये सीख मिलेगी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है ना, तो आप उसके मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको वहाँ पर समझ आएगा कि कहाँ आप वीक हो रहे हैं। अगर आप क्वांट में पर्टिकुलर किसी टॉपिक में वीक है तो वहाँ से आप एनालिसिस कीजिए और उस टॉपिक को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर इसी पैटर्न में आप कंसिस्टेंटली आपकी पढ़ाई रखेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.